नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो एलओआई की कंडीशंस थे, नियम थे, वो 1 से लेकर 10 तक हमने समझा था। अब हम आगे की कंडीशन समझते हैं और वीडियो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कंडीशन नंबर 11 ये कह रहा है कि डेवलपर सीसी मिलने के बाद जो भी झोपड़ी धारक है उनकी संस्था को रजिस्टर्ड करेगा। मतलब ये डेवलपर का कार्य है कि जैसी आपको सीसी उसको अलर्ट होती है कि काम करने का, बांधकाम प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, ये सीसी मतलब कमिटमेंट सर्टिफिकेट, बांधकाम प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र उसे मिलता है, तो उसका सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी झोपड़ी धारकों की संस्था है उसको रजिस्टर्ड करेगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी लोग पीएपी में है, वो योजना को अंतिम होने के बाद उन पीएपी धारकों को सोसाइटी के रजिस्टर्ड सोसाइटी के सदस्य बनाएगा। मतलब उसको समायोजित करेगा, उसके अंदर स्कीम में लेके आएगा। ये डेवलपर्स के कार्य हैं। तो अभी प्रॉब्लम्स ये है, जैसे लोग पूछते हैं ना कि सर हमारा घर रोड कटिंग में गया है, अब हमें घर कैसे मिलेगा? तो ये सक्षम प्राधिकारी यानी जहाँ भी रोड कटिंग हो, जहाँ भी हो, वहाँ पे जो कंप्लेंट अथॉरिटी जो एनेक्शर बनाती है, लोगों की सूची बनाती है कि ये झोपड़े बाधित हो रहे हैं, उनकी पात्रता डिसाइड करता है। तो वो जो सक्षम प्राधिकारी है वो डिपार्टमेंट को अवगत कराएगा कि हमारे यहाँ से इतने लोग परियोजना में बाधित हैं, इनके लिए रूम अलॉट किया जाए। तो स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ से उनको रूम अलॉट करेगा और सक्षम प्राधिकारी वो जो सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उस रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर लेटर देखिए उनको समायोजित करेगा कि भाई इनको आप मेंबर बनाइए, इनको हमने अलॉटमेंट किया है। तो ये इसका सीसी का अपना एलओआई का 11वां। अब 12वां क्या बोल रहा है कि डेवलपर आर्किटेक्ट 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बंद पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें पुनर्वास प्राधिकरण उसके अधिकारों को किसी प्रकार के विवाद या साइट पर दुर्घटना, झोपड़ी धारकों, जमीन मालिकों या किसी अन्य के साथ पहले किसी भी प्रकार के मुकदमे से उत्पन्न होने किसी भी नुकसान या दावे की क्षतिपूर्ति करेगा, आयोग मिलने से पहले प्रस्तुत करेगा। मतलब डेवलपर वहाँ पे 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक क्षतिपूर्ति बंद पत्र यानी एडमिनिटी बॉन्ड देगा। इसमें ये लिखा रहेगा कि उसके अंदर जो भी ज़मीन मालिक है, झोपड़ी धारक है या डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनके खिलाफ कोई भी केस या मुकदमा या जो भी होता है तो उसका जो भी नुकसान भरपाई है वो डेवलपर वहन करेगा और वो भी आयो मिलने के पहले उसको देना है। अब कंडीशन नंबर 13, डेवलपर निकटवर्ती रचना उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में मौजूदा पहुंच सुविधा राइट टू वे के अधिकार को अवरुद्ध नहीं करेगा और निकटवर्ती बंद स्थानों तक निःशुल्क पहुंच का प्रावधान करेगा। उसे प्रस्तुत किए जाने वाले लेआउट प्लान में दर्शाएगा और मंजूरी लेगा। अब प्रॉब्लम्स ये होती है कि राइट ऑफ वे, मतलब इसके अंदर बताया गया है कि निकटवर्ती रचनाओं मतलब जो नज़दीकी जो भी डेवलपमेंट चालू है या वहाँ पे कोई क्षेत्र है, डेवलपमेंट पहले से हुआ है, तो वहाँ पे जो लोग जिनको बसाएगा तो उनके राइट ऑफ वे का बंदोबस्त करेगा। मतलब उनकी आने जाने के रास्ते के मार्गों को क्लियरेंस करेगा। ये डेवलपर का कार्य है, जिससे कि किसी का भी अधिकारों का हनन नहीं हो। मतलब बिल्डिंग बायलॉज ये बोलता है कि जब आपके पास राइट ऑफ वे नहीं है तो आपको बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं दिया जा सकता है। तो डेवलपर को सबसे पहले राइट ऑफ वे के विषय में सोचना चाहिए कि राइट ऑफ वे कहाँ से है, और राइट ऑफ वे जो भी होगा वो डेवलपर उसका क्लियरेंस करके सोसाइटी को हैंडओवर करेगा। जैसे कि अभी एक क्षेत्र है, अब एक क्षेत्र में ऐसा रहे जो क्षेत्र ए है
और दूसरा उसके बगल में क्षेत्र बी है। तो अब ए के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब उसमें निकलने के लिए बी से ही रास्ता है, जो बी का राइट ऑफ वे है उसी में से है। अब डेवलपर को जो बी प्लॉट है उसके मालिक से बात करके उस राइट ऑफ वे का जो भी कन्वेंस या जो भी है वो क्लियरेंस करके सोसाइटी को हैंडओवर करेगा, ताकि भविष्य में उनके राइट ऑफ वे के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। अब 14 विकासक कब्जे की तारीख से 3 साल की अवधि में यदि कोई दोष पाया गया तो उसकी मरम्मत करेगा। अब ये मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था 216 सर्कुलर नंबर 216, और मुझे बड़ा खेद है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं सर्कुलर नंबर 216 को बराबर ध्यान से देखे नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, तकरीबन 100 लोगों ने सिर्फ उस वीडियो को देखा है। दोस्तों प्रॉब्लम्स यही होती है, क्योंकि जो भी सर्कुलर है, अब उस सर्कुलर में मैं अपने मन से तो कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकता हूँ ना, क्योंकि वो सर्कुलर बनाया किसने? एसआरए ने। एसआरए अथॉरिटी कौन है? सरकार है, क्योंकि उनको सरकार ने को मान्यता दी है। तो जब सीओ एसआरए ने कोई भी सर्कुलर निर्गमित किया है तो सर्कुलर क्या है, आपके फ़ायदे की है या नुकसान की? अब यहीं पे चीज़ आ जा रही है। अब पॉइंट नंबर जो कंडीशन नंबर 14 दी गई, ये दी गई कि जो भी बिल्डिंग डेवलपर बनाएगा और उसी के बाद 3 साल तक उसका जो भी रख रखाव होगा, रख रखाव इन द सेंस कि अगर बिल्डिंग के अंदर कोई लीकेज होती है या प्लास्टर गिर जा रहा है, डैमेज होता है, तो उसका जो भी नुकसान भरपाई है या उसकी जो भी मरम्मत है वो डेवलपर कराएगा, जिसके अंदर मात्र जो वार या समझो राइट्स वगैरह हो गए, उन चीज़ों को छोड़ के उसमें जो डैमेज होता है वो चीज़ नहीं आएगी उसके अंदर। और बाकी जो भी आप प्रॉब्लम्स होती है, जिसके अंदर जो बांधकाम बराबर नहीं हुआ, कुछ तकलीफ से हो गई है, तो पहले 3 साल का था, अब ये 2000 सर्कुलर 216 के हिसाब से इस चीज़ को 10 साल के लिए किया गया है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए और आपको 216 सर्कुलर को देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदेमंद की चीज़ है। उस पर मैंने बताया सर्कुलर में क्या चीज़ दिया गया है और किसको लागू होगा, बराबर है, और बिल्डर को क्या करना है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि बिल्डर तो बना के ओसी ले लेगा, तीसरा भाग जाएगा। तो इसके अंदर भी उसमें प्रावधान दिया गया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे। तो ये जो चीज़ आ रही है, ये चीज़ वही है, क्योंकि ये पुरानी है, ये अब भी निकला है, शायद फरवरी महीने में सर्कुलर 216 निर्गमित हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिसने भी वो सर्कुलर नहीं देखा वो भी देखिए, ताकि आपको आने वाले समय में आपको इस चीज़ को आपके दिमाग में रहेगा कि भाई मेरी बिल्डिंग के अंदर लीकेज है, जो नई बिल्डिंग्स या नया अलॉटमेंट हो रहा है उसके अंदर किसको लागू हुआ ये भी मैंने दिया है। तो उस विषय में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब सर्कुलर नंबर 15 क्या कहता है? एलओई जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि योजना में किसी भाग के लिए आईओसीसी प्राप्त किया है तो सीसी की वैधता तक वैध रहेगी। अब इसके अंदर भी ये चीज़ वही दिया जा रहा है जो मैंने उसमें दिया था कि ये कब तक की वैध रहेगी, कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर में किसी भाग के लिए आईओसीसी प्राप्त किया है तो एलओई आईओसीसी की वैधता तक रहेगी। मतलब अब समझो डेवलपर्स ने पार्ट वाइज काम किया है, अब पार्ट वाइज काम का एक बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उस समय का 3 साल का था, अब जो उसी होगी उससे 10 साल है। तो ये उस समय लागू किया गया था जो आज तक चलते आ रहा है। लेकिन अब ये 216 जब सर्कुलर आ गया है तो अब इसमें अमेंडमेंट होगा। तो ये चीज़ वही है, लेकिन अब ये 10 साल के लिए हो गई है, जो आईओसीसी तक दिया जाएगा। दूसरी बिल्डिंग बनेगी उसके लिए तो वो सब चीज़ अभी नल एंड वाइड हो जाएगी, क्योंकि अभी 216 सर्कुलर आ चुका है। जो पहले मेरे ख्याल से सर्कुलर 80 था, उससे 216 सर्कुलर आया है। अब कंडीशन नंबर 16, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एलओआई जारी की जाती है।
मतलब जो भी अप्लीकेंट है, अब सोसाइटी, आवेदक में तो सोसाइटी आएगी, क्योंकि एलओआई जो भी होती है वो पहला तो उस पर सोसाइटी का नाम होता है, डेवलपर को होता है, फिर आर्किटेक्ट का आता है। अब उसमें आवेदक या तो आप डेवलपर को समझिए या सोसाइटी, लेकिन इसमें आवेदक सोसाइटी ही होती है। तो उसके एप्लीकेशन पे एलओआई जारी की जाती है। यदि आर्किटेक्ट विकासक सोसाइटी या मालिक द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज सक्षम न्यायालय, इसके अंदर ये दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आर्किटेक्ट, डेवलपर या सोसाइटी ने दिया गया है और ये किसी भी एचपीसी जो अथॉरिटी हाई पावर कमेटी या किसी कोर्ट के समक्ष इसके अंदर ये फ्रॉड पाया गया, तो उसके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। जिसने भी वो डॉक्यूमेंट लगाया है उसमें कार्रवाई होगी, जो अप्लीकेंट होगा उसके ऊपर। सपोर्टिंग तो आते ही है, लेकिन जो अप्लीकेंट मेन होता है इसको सूत्रधार कहते हैं, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि कोई भी धोखाधड़ी फ्रॉड किया हुआ डॉक्यूमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, और उसमें जो भी एलओआई है वो रद्द कर दी जाएगी। हाँ, इसमें वही दिया ना, संबंधित आवेदक, विकासक, आर्किटेक्ट, सोसाइटी, मालिक के विरुद्ध जो भी उसमें अगर कोई लैंडलॉर्ड है जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट में। अब पॉइंट नंबर 17 ये बताता है डेवलपर पुनर्वास क्षेत्र और सेल एरिया योजना की संख्या के अनुसार निर्धारित करेगा। अब इसके अंदर ये दिया गया है कि जो भी डेवलपर्स है, जो आपकी डेंसिटी है हटपेन डॉलर्स की, उसके हिसाब से सेल एरिया और कॉमर्शियल एरिया को निर्धारित करेगा कि आपकी डेंसिटी कितनी है। क्योंकि कहीं कहीं पे प्लॉट बड़े होते हैं, डेंसिटी कम होती है, कहीं कहीं डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्लॉट कम होते हैं, तो उसके हिसाब से ये निर्धारित करेगा डेवलपर कि सेल कितना बनाना है और रिहाब कितना बनाना है। और रिहाब पे तो जो डेंसिटी है उस डेंसिटी के हिसाब से इनको बनाना है, जो कि मैंने पहले बताया कि 1 हेक्टेयर में 500, 1 हेक्टेयर में 500 मतलब आपके एरिया का क्षेत्र कितना है। अब जैसे आधा हेक्टेयर आता है तो 250 हो गया। अब आपके यहाँ पे जो झोपड़े हैं 250 हैं, तो उनकी डेंसिटी क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद 250 बनाने के बाद जो पीपी है, पीपी उसके अंदर से मेरे ख्याल से 2 या 3 आएंगे, और उसके बाद आपके जो बालवाड़ीज़ है, महिला कल्याण मंडल के लिए दिया गया है, फिर सोसाइटी ऑफिसेज हैं, ये जो भी चीज़ें बालवाड़ी वगैरह, तो वो देने के बाद उतने चीज़ बनाने के बाद वो सेल का ही करेगा, तो उसी हिसाब से निर्धारित करेगा कि उसे कितना बनाना है। अब पॉइंट नंबर 18, कंडीशन नंबर 18, जब योजना सरकारी ज़मीन पर है और विकासक एलओआई की निर्देशित सीमा के भीतर एलओआई प्राप्त नहीं करता है, तो विस्तार को 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, और बाकी प्रीमियम आयोग के समय 3% की वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर अगर कोई डेवलपर एलओआई लेता है, और एलओआई लेने के बाद उसके जो हमने कल की वीडियो में देखा है कि उनको जो भी समय सीमा दी जाती है, अब समय सीमा में शायद आप भूल गए होंगे, जो भी 4000 स्क्वायर मीटर है तो उसके अंदर कुछ 36 महीने हैं, और फिर उसके बाद 4000 7,500 स्क्वायर मीटर है तो उसके अंदर 60 महीने हैं, और 7,500 के ऊपर है तो उसमें 36 महीने 72 महीने आते हैं। तो ये उसके समय सीमा दी गई। तो ये समय सीमा में अगर ये चीज़ अगर डेवलपर नहीं करता है, तो जो भी रेडी रेकनर है उसको 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, ब्याज का भुगतान करना, और बाकी जो प्रीमियम आयु मिलने के बाद 3% की दर से भुगतान करना पड़ेगा। समझे, ये हो गया 18। अब पॉइंट नंबर 19, अब कम भूमि प्रीमियम के संदर्भ में समझौता किया गया है तो संशोधित भूमि दर के अनुसार भुगतान और गणना किए गए प्रीमियम में अंतर का भुगतान पॉलिसी के अनुसार डेवलपर द्वारा किया जाएगा। अब जैसे प्लॉट छोटा है तो उसके ऊपर जो भी प्रीमियम है, इसका जो भी
समझौता मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग संशोधित भूमि की दर के अनुसार, मतलब जो प्लॉट संशोधित रिवाइज किया गया है या दिया गया उसके हिसाब से, तो डेवलपर उस पर तय करेगा कि इसका कितना डेवलपमेंट जितना भुगतान करना है, ये डेवलपर द्वारा किया जाएगा। डेवलपर तय करेगा कि उस पर कितना प्रीमियम भरना है। फिर कंडीशन नंबर 20, डेवलपर चीफ प्रमोटर सीसी के पहले सोसाइटी रजिस्टर करेंगे। योजना की समाप्ति होने पर सभी झोपड़ी धारकों का पुनर्वास करेंगे। हाँ, अब देखिए ये जो पॉइंट नंबर 11 था, अब ये पॉइंट नंबर 20 में भी वही चीज़ है कि डेवलपर चीफ प्रमोटर सीसी के पहले, मतलब इसमें अभी पहले 11 में क्या किया था, डेवलपर रजिस्टर्ड करेंगे। अब यहाँ पे चीफ प्रमोटर को भी लिया गया। डेवलपर चीफ प्रमोटर की ड्यूटी है कि सीसी के पहले जो भी सोसाइटी है उसको रजिस्टर्ड करेंगे और योजना कंप्लीट होने पर सबका पुनर्वास करेंगे। और फिर वही चीज़ आती है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीएपी जो टेनामेंट की जो निर्धारित किए हैं, जो सक्षम प्राधिकारी नहीं पीएपी हैं, तो उनका भी सोसाइटी में उसको मेंबरशिप बनाएंगे, सभासद घोषित करेंगे कि ये हमारे मेंबर्स हैं। अब मेंबरशिप चार्ज वगैरह तो लेना ही पड़ेगा, वो सोसाइटी का अपना रूल है, लेकिन उनको मेंबर बनाएंगे कि ये हमारे मेंबर्स हैं। तो दोस्तों ये हो गया पॉइंट नंबर 20। अब पॉइंट नंबर 21 क्या कह रहा है, निर्माण रोड के कारण साइड पर बैरिकेडिंग सुरक्षा जल। अब मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट्स होता है आपने देखा होगा, तो उसके अंदर एक चीज़ है कि जो भी डेवलपमेंट वहाँ पे आपको बाकायदा सुविधा के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा जाल, मतलब आजकल नेट सिस्टम आया क्योंकि भी नया ये चीज़ लाया गया है जिससे पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। क्योंकि कहीं पे आप देखोगे डेवलपमेंट का निर्माण होता है तो वहाँ से डस्ट जो धूल मिट्टी उड़ते हैं तो उससे लोगों की लाइफ पे हानिकारक है, गलत प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए वो नेट लगाने का प्रोविजन है कि आप नेट लगा के ही काम करेंगे ताकि आपकी जो भी वहाँ से पॉल्यूशन है वो एरिया को पॉल्यूटेड ना करे। तो ये चीज़ इसके अंदर किया है और ये डेवलपर और उसकी जो भी टेक्निकल टीम है ये उसकी जिम्मेदारी होगी। और मार्केटिंग वगैरह इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेवलपमेंट में जो प्लिंथ लेवल पे फाइलिंग की जाती है, सीड फाइलिंग जिसको सोर फाइलिंग बोलते हैं, सीड फाइलिंग बोलते हैं, तो जैसे वो फाइलिंग करने के बाद वो जो फाइलिंग का जो खड्डा है ओपन रहता है तो उसमें कोई गिर न जाए, इसके लिए वो मार्केटिंग वगैरह किया जाता है ताकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाए, जिससे कोई भी दुर्घटना नहीं हो। तो ये सुरक्षा के उपाय हैं जो डेवलपर्स और उनकी टीम को करना पड़ता है। जो टेक्निकल टीम है, जैसे इंजीनियरिंग, उनके पास इंजीनियर्स भी रहते हैं, टेक्निकल टीम्स होती है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो उनका काम है। अब पॉइंट नंबर 22, विकासक निर्माण कार्य के दौरान सीसीटीवी सर्वर फीड के साथ कैमरा लगाएगा। अब इसमें लास्ट टाइम मैंने एक किसी चीज़ में बताया था सर्कुलर में कि जो भी डेवलपर्स है उसको मैंडेटरी है कि जो भी वो काम शुरू करेगा तो वो सर्वर सीसीटीवी सर्वर फीड के साथ, मतलब इंटरनेट फीड के साथ में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, जिसके कारण कि उस सर्वर के थ्रू एसआरए में जो अधिकारी है वो वहाँ पे बैठ के तहकीकात कर सके कि क्या यहाँ पे काम बराबर चालू है या नहीं। तो ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये आपने देखा होगा कि मोस्टली डेवलपर्स लगाते ही नहीं हैं, मोस्टली डेवलपर्स वो चीज़ काम करते ही नहीं हैं। अब पॉइंट नंबर कंडीशन नंबर 23, परिपत्र 137 के अनुसार विकासों को पात्र उद्योग पहचान पत्र का खर्च उठाएगा। अब जो सर्कुलर 137 है, सर्कुलर 137 क्या कहता है कि जो भी झोपड़ी धारक हैं पात्र, उनको पुनर्वास करने के बाद उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, उस आइडेंटिटी कार्ड पे आपके जो भी पात्रता है वो लिखा जाएगा, आप पात्र हैं। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण का ये लोगो रहेगा और वो पहचान, जैसे कि बीएमसी फ़ोटो पास वगैरह इशू करती है फ़ोटो लगा के, वैसे एक पहचान पत्र जिसको आइडेंटिटी कार्ड होता है वो इशू करेगा। उसका जो भी खर्चा आएगा वो डेवलपर वहन करेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 23।
तो दोस्तों, आज हम पॉइंट नंबर 23 पे यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल इसके आगे वाले विषय में जाएंगे। और हमारे एक दर्शक हैं जिनका नाम विश्वास है, उनका मेल एड्रेस है VS आर्ट क्रिएशंस। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, तो उनको मैंने रिप्लाई भी दिया हूँ, आप कमेंट्स में देख सकते हैं। और उनको मैं बोला हूँ कि कल की वीडियो में मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा, जिसको बहुत ज़रूरी है। लोगों को दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है तो लोग कसमकस में हो जाते हैं कि एक्चुअल क्या चीज़ है। और इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं थी और मैंने अभी तक इतनी वीडियोस में बताया नहीं हूँ, तो इसलिए थैंक्स विश्वास जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये चीज़ लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। विश्वास जी ने कहा है, सर मैं भांडुप से विश्वास, मेरी एरिया में SRA योजना 3310 के तहत बिल्डर ने करारनामा बनाया है। उसमें 3310 के साथ में 3311 DCR 33 के साथ में 3311 का भी उल्लेख किया गया है। कृपया बिल्डर 3310 के साथ 3311 कब करता है और इससे किसको फ़ायदा या नुकसान होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो विश्वास जी, मैं हकीकत में कहता हूँ, मेरे दिमाग से भी ये चीज़ निकल गई थी। शायद मुझे ये उस वीडियो में बताना चाहिए था जब मैंने वीडियो बनाया था परियोजना में प्रभावित व्यक्ति, मतलब PAP। तो आप ये समझ लीजिए 3310 जो है, 3310 का मतलब है झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना। और 3310 आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपका जो डेवलपमेंट होने के बाद आपको उसी क्षेत्र में, उसी स्थान पे आपको पुनर्वास किया जाएगा। ये आपका कंसर्न होता है डेवलपर के साथ में, क्योंकि 3310 में जहां आप रहते हैं वर्तमान में, उसी जगह पे आपको पुनर्वास किया जाएगा। अब उसी जगह का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है या आप यदि समझो यहाँ घर है आपका तो यही मिलेगा, नहीं। उस क्षेत्र में जितना आपका प्रोजेक्ट का दायरा है, अब उसके अंदर डेवलपर्स, भाई देखिए डेवलपर्स भी यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कोई समाज सेवा करने नहीं आया, वो व्यापार करने आया। तो वो पहले मौके की जगह जो भी रहेगी, रोड टच, रोड साइड, वो कॉमर्शियल देखेंगे, वहाँ कभी भी रिहैब बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो जहाँ रिहैब बिल्डिंग बनाने का उनका प्लान टप करेंगे, उस एरिया में, उसके अपने क्षेत्र के अंदर, विद इन अ सराउंडिंग एरिया ऑफ स्कीम, तो स्कीम की जो सराउंडिंग है उसके अंदर जहाँ बनाएंगे वहाँ पुनर्वासन करेंगे। अब 3311 जो है वो PAP, अब PAP में वो एग्रीमेंट कराना इसलिए करा रहे हैं कि भाई जो भी लोग PAP से, मतलब किसी प्रकल्प योजना से प्रभावित हैं, उनके लिए भी घर बनाना है। तो उसका कंसर्न आपसे ले रहे हैं कि आपको इस विषय में कोई भी आपत्ति नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे फ्री में मकान बना के दूँ। मतलब डेवलपर फ्री में सरेंडर करेगा डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट को अलॉट करेंगे। उस भूमि मालिक से वो चीज़ का कंसर्न होता है। तो डेवलपर वहाँ पे PAP के फ्लैट्स बनाते हैं और PAP में फ्लैट्स बनाने के बाद उसका जो मुआवजा है डेवलपर्स को TDR के रूप में मिलता है। तो ये है 3310 और ये 3311। 3311 से आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 3311 PAP वालों के लिए उसका फ़ायदा, PAP के जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनस होते हैं उनके लिए है, जो उनको उनका पुनर्वासन किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया था ना कि डेंसिटी टाइप से PAP की फ्लैट्स रखे जाते हैं, ताकि जो परियोजना में प्रभावित व्यक्ति हैं उनको लाया जाए, वहाँ पे बसाया जाए, उनकी भी जो राइट्स है उनको सिक्योर किया जाए। तो ये 3311 PAP है। तो धन्यवाद विश्वास जी, मुझे याद दिलाने के लिए। मैंने एक बार सोचा कि आपको मैं रिप्लाई कर दूं कि 3311 प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर ये चीज़ मैं आपको मैं कमेंट में डाल दूंगा
तो मेरे बाकी दर्शकों को ये चीज़ नहीं पता चलेगी। तो ये बहुत अच्छा आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसका जवाब देना बहुत अच्छा लगा कि मैं इसका जवाब समझाऊं लोगों को कि 3311 क्या है। इसके लिए मैंने आपको कमेंट किया कि कल की वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने 23 जो एलओआई की 23 जो शर्तें हैं वो आज हमारी पूरी हो गई है। अब आगे की जो भी शर्तें हैं हम कल की वीडियो में लेंगे। और वीडियोस कैसी लगी और ये जो हमने एक सीरीज चालू किया है एलओआई की कंडीशंस की, तो ये आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, इस विषय में प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय में, आगे के कंडीशन में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।